प्यारे बच्चों, आप सब लोगों का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन किया होगा। तो ये इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन एसएससी और डिफेंस मतलब एनडीए, सीटीएस, एयरफोर्स, नेवी इन सब के लायक था। तो आप लोगों ने जो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन किया उसमें 20 क्वेश्चन थे और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सही ही होंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस में अगर कोई डाउट हो तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कल। लेकिन जो क्वेश्चन होगा इम्प्रूवमेंट का वो बैंक का क्वेश्चन होगा। तो अब जानते हैं कि बैंक का क्वेश्चन होता है तो थोड़ी सी इसकी अंग्रेजी टाइप वही होगा, रूल्स वही होंगे, सब कुछ वही होगा। बस थोड़ा सेंटेंस और वर्ड्स अंग्रेजी का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा ऊंचा होता है। तो चाहता मैं आप लोगों से यही हूँ कि कल का भी पेपर आप सब लोग दीजिए और ये मत सोचिए कि ये बैंक का है तो हमें इससे क्या मतलब। एक्चुअली वो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ग्रामर का ही पैटर्न है। एसएससी वाले ये ना सोचें कि हमारा लेवल नहीं चेंज होगा। हो सकता है उसी लेवल का क्वेश्चन अब उनसे आने लगे और डिफेंस वाले तो हर लेवल के लिए तैयार ही रहे हैं। ठीक है, तो कल का भी पेपर आप लोग दें, जरूर दें, भले ही आप एसएससी की तैयारी करते हैं या डिफेंस वाले हों। ठीक है, तो अब मैंने ये सोच रखा है कि 3 दिन एसएससी और डिफेंस का होगा और 3 दिन बैंकिंग का होगा। तो डिफेंस वाले 6 दिन का पेपर अपना ही समझ के करेंगे और इसी में हम कुछ कभी कभी बीच में केवल डिफेंस के ही प्रीवियस पेपर सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए अपना क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आई वुड लव। तो आई वुड लव, लव के बाद क्या लगेगा? या तो सीधे वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी या टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो तीनों ऑप्शन में क्या लगा है? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म और यहाँ भी टू के साथ आईएनजी फॉर्म। तो फिलहाल ये टू के साथ आईएनजी फॉर्म तो नहीं लगेगा, मतलब नो इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन गलत है। हमें एबीसी में से ही कुछ लेना है। और एक बात हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अवेल के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और प्लस हमेशा ऑफ जरूर लगता है। तो जिसमें अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और ऑफ लगा हो वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए दो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख रहे हैं। ठीक है ना, माई सेल्फ और ये माई सेल्फ दो में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा है। अभी मैंने कहा इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बी वाले में नहीं लगा, ये गलत हो गया। और मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दूसरी बात अवेल के साथ ऑफ का लगना लगना जरूरी है। अवेल के साथ ऑफ जरूर लगा होगा, तो यहाँ पे ऑफ नहीं लगा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। तो 3 ऑप्शन गलत हो गए, ये वाला और ये वाला गलत हो गया। यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा? ए। इसी में ही पूरा पूरा दिया हुआ है। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है। अवेल, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना जरूरी है, माई सेल्फ वो भी लगा है। और अवेल के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ का लगना, तो और वो भी लगा हुआ है। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है आई डोंट वांट एन आंसर, सॉरी, आई डोंट वांट एन अवार्ड। मैं कोई अवार्ड नहीं चाहता। फॉर हेल्प, ये हेल्प क्या है? ये हेल्प है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कल परसों में रोज ये आ रहा है कि कोई भी प्रीपोजिशन हो तो उसके बाद क्या लगनी चाहिए? वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगनी है और लगनी चाहिए। तो देखिए, तो फिर फॉर के बाद जब वर्ब आएगी तो क्या होगा? वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा होगा। तो ये नहीं होगा और पहले में नहीं लिखा, और दूसरे में फॉर हेल्पिंग, तीसरे में फॉर हेल्पिंग, मतलब दूसरा और तीसरा ऑप्शन हुआ। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे कि हम जब हेल्प के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो क्या टू लगाते हैं। तो जैसे एक सेंटेंस बोल के देखिए, ही हेल्प्ड मी या आई विल हेल्प यू। तो हेल्प के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट लगता है तो सीधे ऑब्जेक्ट लग जाता है, इसके बीच में टू नहीं लगता। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। तो अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा? बी, यही आपका आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है द गाइड्स नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द मॉन्यूमेंट सरप्राइज्ड मी। कोई गाइड है, मतलब कहीं घूमने गए थे और किसी स्मारक मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री के बारे में जो गाइड का नॉलेज था वो देखकर इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गाइड्स नॉलेज, एक तो गाइड में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, ये पजेसिव हो गया।
तो पजेसिव के बाद या तो उनकी एनजी फॉर्म लगती है या फिर नाउन लगता है। तो ये नाउन लगा ही हुआ है, ठीक है, नाउन तो लगा ही है। और ऑफ, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, देखिएगा यहाँ नॉलेज लगा और यहाँ हिस्ट्री लगा, बीच में ऑफ लगा। तो ऑफ दोनों तरफ, ऑफ के दोनों तरफ भी होना क्या चाहिए, नाउन और नाउन होना चाहिए। तो इस लिहाज से इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो फेमिलियरिटी, अब सोचेंगे क्यों नहीं हो सकता, तो फेमिलियरिटी के साथ विद लगता है, ऑफ नहीं लगता, ठीक है। और हाउ नो, इनका इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो नो इम्प्रूवमेंट ही होगा इस सेंटेंस में, क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया था वो अपने आप में करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हेन आई गो टू पेरिस। देखिए व्हेन लगा हुआ है और ये टाइम का एडवर्ब है। तो जब भी हम किसी टाइम के एडवर्ब से सेंटेंस शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि जब भी हम किसी टाइम के एडवर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, ठीक है, तो उस सेंटेंस में फ्यूचर टेंस नहीं लगता। ये लगा टाइम का एडवर्ब व्हेन और उसके बाद क्या लगा, गो। तो व्हेन से जब सेंटेंस शुरू होता है तो उसके साथ विल और शैल नहीं लगता, ठीक है। तो इसके साथ विल शैल नहीं लगता, तो ये दोनों क्वेश्चन तो गलत हो गए। अच्छा, व्हेन आई, आगे लिखा हैव गो, तो हैव टू गो, जब मुझे पेरिस जाना पड़ेगा तो मैं एफिल टावर देखूंगा, कोई मजबूरी है फिर वहां जाने की, ये तो अपने मन से जाएंगे तब ना। तो यहाँ जाने की कोई मजबूरी हो ऐसा कोई सेंस निकल नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नो इम्प्रूवमेंट होगा। व्हेन आई गो मीनिंग आ रही है व्हेन आई विल गो, जब मैं जाऊंगा, लेकिन व्हेन के साथ नियम होता है कि विल शैल नहीं लगाते हैं, इसलिए व्हेन के साथ सब्जेक्ट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी व्हेन आई गो। तो वो सेंटेंस जो स्टेटमेंट दिया था वो अपने आप में करेक्ट है, इसमें इंप्रूवमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं और आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, मतलब आंसर हो गया डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डैश आई लास्ट सा यू। सा क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और हैज़ बीन मतलब क्या हुआ, देखिए हैज़ के साथ ये बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। तो हैज़ के साथ जब बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, तो अब पहले पार्ट में हो गया प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरे पार्ट में हो गया पास्ट इंडेफिनिट। तो पहले पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट अगर जब होता है तो उनको जोड़ने के लिए क्या लगता है, सिंस लगता है, ठीक है ना, आफ्टर बिफोर वगैरह नहीं लगता। तो क्या लगाया जाएगा ऐसे में, सिंस लगाया जाता। आपको नियम याद रखना होगा, क्या क्या मैंने बताया, कि अगर सेंटेंस के पहले पार्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, दूसरे पार्ट में पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो इस जगह पर जोड़ने के लिए सिंस लगता है हमेशा। ये कंजंक्शंस के टेंस पढ़ाते समय बताएंगे इन सब चीज़ों को कि किस कंडीशन के साथ या किस कंजंक्शन के साथ कौन कौन से टेंस यूज किए जाते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ द स्क्रीन वाज एनी ब्राइटर। तो पहली बात आप देखिए, कंडीशनल्स का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया था उसमें पढ़ाया था कि इफ़, अब तो सब लोग कंडीशनल्स पढ़ चुके हैं ना, तो कोई शिकायत रही नहीं कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो इफ़ के साथ हमने पढ़ा था कि इफ़ के साथ कभी वाज नहीं लगता, हमेशा क्या लगता है, इफ़ के साथ या तो वर लगेगा या तो सेकेंड फॉर्म लगेगी या तो हैड वगैरह लगेगा। तो पहली बात ये गलत तो है ही, गलत है तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए दूसरी बात, यहाँ दोनों में वाज लगा है तो मैंने कहा था इफ़ के साथ वाज वगैरह नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या कहे थे कि मैंने कहा था अगर दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव लिखा हो तो वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, अगर दूसरे पार्ट में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा होगा तो पहले पार्ट में क्या लगना चाहिए, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगना चाहिए। तो पहले पार्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म क्या होगी, हैड बीन ब्राइटर, ये हैड वो हो गई या बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, यानी कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में है प्लीज पास मी दैट सीजर्स। तो दैट अगर हमने लगा दिया दैट, तो दैट के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक, सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, और सीजर्स क्या है, प्लूरल नाउन है। आप सोचें कि इसका एस हटा दें, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि सीजर में एस हटा देंगे तो भी गलत होगा। सीजर सिंगुलर में कभी हो ही नहीं सकता, हमेशा प्लूरल में यूज होता है, और यहाँ दैट लगा है तो इसका मतलब हमें सिंगुलर ही यूज करना है। तो फिर हमारे पास उपाय क्या बचा, उपाय देखिए, दैट सीजर कभी लिखा नहीं जाता, हमेशा सीजर्स लिखा जाता है, ठीक है।
पेयर ऑफ सीजर, तो मैंने अभी अभी कहा था कि सीजर कभी लिखा नहीं जाता, हमेशा क्या लिखा जाता है, सीजर्स लिखा जाता है। देखिए ये भी गलत हो गया। दैट पेयर ऑफ सीजर, हाँ अगर पेयर ऑफ सीजर्स कह दें तो ये पेयर हो गया सिंगुलर, दैट के काम कर दिया, काम का हो गया, और ऑफ के साथ ये सीजर्स, सीजर में एस लगा है, प्लूरल हो गया। तो अब इसमें अगर हम ये वाला ऑप्शन लगा दें तो दैट को भी नाराजगी नहीं होगी। दैट के साथ हम सिंगुलर नाउन लगा दे रहे हैं, तो ठीक है ना, दैट भी नाराज नहीं हुआ और सीजर में एस लगा है, सीजर भी नाराज नहीं हुआ। तो भैया दोनों में से कोई नाराज नहीं हुआ, दोनों में सुलह शांति के साथ, प्रेम मोहब्बत के साथ समझौता हो गया। हमारा आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, कोई सुलह, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। हो गया ना आपका आंसर, सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि सी हैज़ फॉलन आउट विद। अब इस फ्रेज का आपको मतलब निकालना पड़ेगा। तो होता है फॉल आउट विद, समबडी का मतलब हुआ हम किसी से आर्गूमेंट कर बैठे, किसी से बहस कर बैठे। तो फॉल आउट विद मतलब किसी से हम बहस कर बैठे। तो सी फॉल आउट विद, वो उस लड़के से झगड़ा कर बैठी। सी वाज सपोज्ड टू मैरी, लो अब देखो, जिससे शादी होनी थी उसकी, उसी से बहस कर बैठी, झगड़ा कर बैठी। अब बताइए, तो ये तो गड़बड़ हो गया भाई कहानी। एक हो गया सी फेल आउट विद, पास्ट इंडिफिनिट में है। अच्छा, सी वाज सपोज्ड टू, वाज सपोज्ड पे ध्यान रखिएगा, वाज सपोज्ड क्या है, वाज सपोज्ड है पास्ट। तो अगर वाज सपोज्ड पास्ट में है तो फिलहाल हम ये हैज तो नहीं करेंगे। जिससे उसकी शादी होने वाली थी उससे झगड़ा की, तो पास्ट में कहानी है, शादी होने वाली थी, पास्ट में बात कही गई, तो झगड़ा तो उसके पहले ही हो गई होगी उसकी, क्योंकि सेंटेंस में ये नहीं कहा जा रहा कि शादी होने के बाद झगड़ा हुई। सी वाज सपोज्ड टू मैरी, जिससे शादी होने की उम्मीद थी उससे झगड़ा के लिए, शादी होने के पहले ही हुई होगी। अब तो शादी भी नहीं हुई होगी, खैर। तो झगड़ा पास्ट में हुई है, आर्गुमेंट पास्ट में हुआ है, तो फिलहाल ये हैज होने की कोई गुंजाइश नहीं, तो ये तो गए महाराज। अब बचे हैं हैज, अरे भाई तो ये हैज दोनों गए, तो ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया भाई। पास्ट में कहानी है, एक ही पास्ट का सेंटेंस है ये, और कोई है ही नहीं, हो गया काम हमारा। चलिए ठीक है, 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 9वां क्वेश्चन है, आई अंडरस्टूड अ गुड डील ऑफ। तो बहुत अधिक मात्रा में हमारी बात समझ में आ गई। कौन सी बात समझ में आ गई कि व्हाट वाज गोइंग ऑन अबाउट मी, मेरे बारे में क्या चर्चाएं चल रही थी, कौन सी बातें चल रही थी। तो बहुत ज़्यादा, काफ़ी अधिक ये बातें मेरी समझ में आ गई। तो ये अंडरस्टूड पास्ट में है और ये वाज पास्ट में है, ये तो कम्बिनेशन तो ठीक हो गया दोनों का। चलिए ठीक है, कम्बिनेशन सही हो गया। और ये जो व्हाट लगा है ये भी समझ में आ गया कि ठीक ही है, क्योंकि पहले कोई एंटीसीडेंट दिया नहीं है। क्या चीज़ हमारी समझ में आई, जो बातें चल रही वही समझ में आई। तो विदाउट एंटीसीडेंट जो रिलेटिव प्रोनाउन लगता है वो व्हाट लगता है। अब कहानी पास्ट में है, वाज लगी है, और व्हाट के साथ वाज सिंगुलर वर्ब लगानी चाहिए, ये भी लगेगी। मतलब कुल मिलाकर के ये कहानी सही है। अब देखिए गलती कैसे निकालते हैं। सी वाले में देखिए ये हैज़ लगा हुआ है, ये नहीं होगा। अगर अंडरस्टूड लिखा है तो फिर ये पास्ट में ही होगा। हमने कोई बात समझी, तो क्या बात समझी, जो बात मेरे बारे में चल रही थी, तो दोनों पास्ट में होना चाहिए। तो ये पहला, ये दूसरा वाला भी व्हाट के बाद हैज़ लगा हुआ है, ये दोनों गए। अब दूसरा देखिए, ये दैट और विच देखिए, तो लिखा है आई अंडरस्टूड अ ग्रेट डील ऑफ दैट विच वाज। अब दैट भी लगाएंगे, विच भी लगाएंगे दोनों। जब विच लग गया तो दैट लगाने की क्या ज़रूरत थी, तो ये सुपरफ्लुअस हो गया। मतलब आंसर हमारा जो पहले गेस किए थे वही होगा, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। तो 10वां क्वेश्चन लिखा है द वेंस डॉक्टर डोर्स, द वेंस डोर्स। देखिए डोर की तरह लिखा हुआ है, डॉक्टर डॉक्टर समझ, कोरोना ने दिमाग में फितूर भर दिया है, जहां देखिए डॉक्टर ही डॉक्टर नजर आ रहे हैं। हाँ तो चलिए देखते हैं, द वेंस डोर्स। देखिए वैन क्या है, निर्जीव है। वैन, अरे कार भाई, स्कूल में बच्चे जिस उसमें जाते हैं वो वही वैन, कार। तो वैन एक निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तुओं में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता, ये शायद आपको पहले से ही पता होगा। तो वैन में नहीं लगेगा, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इसमें करना होगा डोर्स, और वैन इधर होगा, बीच में क्या लगाना होगा, ऑफ। तो ये होगा डोर्स ऑफ वैन। तो डोर्स ऑफ वैन देखिए किस में मिलता है, तो मिलता इसमें लिखा डोर्स,
तो भैया डोर्स है, दरवाजे। एक दरवाजा थोड़े होगा, कई दरवाजे होंगे ना, तो ये डोर्स होगा। तो आप इसके लालच में मत आइएगा, बी वाला लालच दे रहा है। अब लालच बुरी बला होती है, आप समझ लीजिए, बुजुर्गों ने ऐसे ही नहीं कहा था। तो अब ये आया क्या, डोर्स ऑफ द वैन। हमारा आंसर क्या होगा, ये। कहीं लालच करके बी लगा दिए तो आप धोखा खा जाएंगे। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन भी हो गया। चलिए भैया जल्दी जल्दी 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या है, अजय टोल्ड द मैनेजर। ठीक है, अजय ने मैनेजर से बताया, क्या बताया, दैट ही वुड नॉट माइंड। उसने ये बताया कि मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा कि माइंड के बाद हमेशा वर्ब की एनजी फॉर्म आएगी। माइंड, ये दिमाग वाला माइंड नहीं है। ये कौन वाला माइंड है, जैसे आप लोग बोलते हैं डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड, तो वो वाला माइंड है। मतलब क्या हुआ, अगर आपको बुरा ना लगे तो अजय ने कहा कि मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा। स्टैंडिंग एंड ईट। तो पहली बात तो ये कि एंड एक कंजंक्शन है, और एंड के पहले एंड के बाद दोनों वर्ब एक जैसी होनी चाहिए। तो अब स्टैंडिंग गलत है या ईट गलत है, ये आपको डिसाइड करना है। ईट फर्स्ट फॉर्म है, स्टैंडिंग आईएनजी फॉर्म में है। तब इसका रिलेटिव नियम देखना पड़ेगा, ये कि माइंड के बाद जब कोई वर्ब आती है तो आईएनजी फॉर्म में आती है। तो आईएनजी फॉर्म में आती है यानी कि स्टैंडिंग सही है, और एंड के आगे पीछे एक जैसा होना चाहिए। तो अगर माइंड को ध्यान में रखें तो स्टैंडिंग सही है, तो इसका मतलब ईट गलत है। इसकी जगह होना क्या चाहिए था, ईटिंग। तो स्टैंडिंग एंड ईटिंग कौन सा है भैया, स्टैंडिंग एंड ईटिंग। तो आपका पहला ही ऑप्शन है स्टैंडिंग एंड ईटिंग, और किसी में इसमें क्या है, स्टैंड एंड ईट। इसमें क्या है, टू स्टैंड एंड ईट, ये भी गलत हो गया। तो मतलब ये वाले सब के सब गलत है, एक ही ऑप्शन आपका बचा, स्टैंडिंग एंड ईटिंग। चलिए 11 क्वेश्चन हो गए। हमारा 12वां क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो 12वां क्वेश्चन लिखा है, पीपल इन सम रूरल एरियाज डोंट गेट वाटर टू ड्रिंक। तो कुछ रूरल एरियाज में लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता। ठीक है भाई, बहुत तकलीफ की बात है। आगे लिखा बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब इसके अलावा। मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज, शहर में बहुत से लोग ऐसे होते हैं, हैव वाटर इवन फॉर देयर पूल्स। लोग पूल में पानी भर के रोज नहाते हैं भैया। मतलब बड़ा सा पूल बनवाए होंगे और रोज उसमें पानी भरेंगे, नहाएंगे, उसके बाद पानी खाली कर देंगे, नाली में चला जाएगा, फिर अगले दिन भर के नहाएंगे। तो एक आदमी 2 बाल्टी पानी में नहा लेता है, इनको एक टंकी पानी चाहिए अकेले। ठीक है, क्योंकि लेट के नहाना है। तो ये पानी की बर्बादी है। तो दो चीज़ों में विरोधाभास, एक तरफ कह रहे हैं गांव में जहां लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि शहर में लोग पूल बनवाए हुए हैं नहाने के लिए। तो चूंकि पहले और दूसरे पार्ट में घोर विरोधाभास है, अब घोर विरोधाभास होता है तो बिसाइड्स नहीं लगा सकते। बिसाइड्स मतलब इसके अलावा। तो विरोधाभास में एंड भी नहीं लगता। क्या लगता है विरोधाभास में, वेयर एज। वेयर एज का मतलब क्या होता है, जबकि। तो अब ये सही हुआ ना, कि गांव में जहाँ पीने के लिए पानी नहीं है, जबकि शहर में लोग पूल में पानी भर के नहा रहे हैं। बहुत गलत बात है भाई। तो क्या लगना चाहिए, वेयर एज लगना चाहिए, यहाँ पे वेयर वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हुआ, बी, 12वें क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, और ये लिखा है कि यू आर व्हाट यू हैव ईटन। डैश बोलने जा रहे थे, जबकि ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्ड। ठीक है, यू आर व्हाट यू हैव ईटन। यू आर मतलब आप वही होते हैं जो आप खाए हैं, कि आप वही होते हैं जो आप खाते हैं। मतलब ये कहना चाहते हैं कि आदमी जैसा भोजन करता है वैसे ही उस आदमी का स्वभाव और चरित्र होता है, वैसी उसकी मेंटेलिटी होती है। ठीक है ना। तो ये चूंकि एक सिस्टम है, क्या कहा जा रहा है, एक मान्यता है ना, एक सिद्धांत है। हाँ, ये ठीक कहे आपने, कि ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है। ये एक प्रिंसिपल है। कौन वाला प्रिंसिपल, PAL की PLE, PLE। ये एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि आदमी जैसा खाता है वैसा ही हो जाता है। तो ये प्रिंसिपल होगा तो किस टेंस में होना चाहिए, क्योंकि प्रिंसिपल वगैरह सब किस टेंस में होते हैं, सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होते हैं। इसलिए हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, यू आर व्हाट यू ईट। आप वही होते हैं जो आप खाते हैं, मतलब आप जैसा भोजन करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए था, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, ना तो विल लगता ना तो शैल लगता। ठीक, क्लियर।
तो चलिए 14वां क्वेश्चन करते हैं, 13वां क्लियर हो गया तो 14वां क्वेश्चन है। तो 14वां क्वेश्चन लिखा है दिस प्लेस हैज़ बीन बिलोंगिंग। पहली बात तो ये जान लीजिए कि बिलोंगिंग का कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, अब ये टेंस पढ़ाते समय बताएंगे। देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो महसूस करने वाली वर्ब्स हैं, दिमाग की हैं, आँख की है, बात जैसे है, सी है और हियर है और फील है और इस तरह से प्यार करना है, लव है, लाइक है, हेट है, मतलब जो भावनाओं से रिलेटेड है। पोजीशन वाली वर्ब है और नो है, अंडरस्टैंड है। नो और अंडरस्टैंड तो बहुत पूछा गया है, जानना समझना। तो जैसे कभी नहीं आप कह सकते आई एम नोइंग का, हमेशा ये कहेंगे आई नो या आई हैव नोन। आई एम नोइंग या आई हैव बीन नोइंग ये कभी आप कह ही नहीं सकते। अंडरस्टैंड है तो अंडरस्टैंड की कंटिन्यूअस टेंस कभी नहीं होगी। ऐसे ही होता है बिलोंग, तो बिलोंग की भी कभी कंटिन्यूअस टेंस नहीं होती। जैसे आप कभी ये नहीं कहेंगे कि आई एम बिलोंगिंग टू अ विलेज, आप यही कहेंगे कि आई बिलोंग टू ए विलेज, क्योंकि ये कुछ दिनों की कंटिन्यूअस कंडीशन नहीं बल्कि एक परमानेंट कंडीशन होती है। आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं तो ये आपकी परमानेंट कंडीशन है, न कि थोड़ी देर के लिए है। इसलिए बिलोंग का कंटिन्यूअस नहीं होता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, मतलब तब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो ये हो क्या सकता है अब, कंटिन्यूअस या फिर कोई और टेंस। देखिए यहाँ लिखा है सिंस जनरेशंस। अब सिंस के साथ जनरेशंस, देखिए टाइम दे दिया भैया, जब टाइम दे दिया सिंस फार के साथ टाइम, तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो अब आप क्या करेंगे, तब एक ही मजबूरी है कि हम इसको, अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हो नहीं सकता और कंटिन्यूअस भी नहीं हो सकता क्योंकि ये सेंस है। तब ये क्या बचा, ये बचा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस आप कहेंगे परफेक्ट टेंस में कैसे, हाँ लगता है, आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन ये बात तय है कि परफेक्ट टेंस में भी सिंस फार का प्रयोग होता है। अगर नहीं जानते थे तो मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसी वर्ब्स जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो सकती हैं उनके परफेक्ट टेंस में ही सिंस फार लग जाता है। तो अब देखिए हैज के साथ तो बिलोंगिंग लगता नहीं है, हैज के साथ बिलोंग्ड क्या हुआ, परफेक्ट टेंस हुआ, और बिलोंग्ड पास्ट इंडेफिनिट हुआ, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में सिंस फार नहीं लगता है। ठीक है, तो अब एक ही उपाय बचा है हमारे पास कि हम हैज़ बिलोंग्ड लगाएं। ठीक है, नहीं तो आप लोग हैज़ बीन बिलोंगिंग को नो इम्प्रूवमेंट लगा देते, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा क्योंकि बिलोंगिंग कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता। इज दैट क्लियर, बोलिए यस। क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है द मैनेजमेंट वुड प्रेफर। ठीक है, मैनेजमेंट चाहेगा, वुड प्रेफर का मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट चाहेगा कि आप, लिखा है यू फिनिशिंग द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ऑन टाइम का मतलब समय पर प्रोजेक्ट को पूरा कर दें। तो सेंटेंस है कि मैनेजमेंट चाहेगा कि आप प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा कर दें। चलिए इस मीनिंग का कोई सेंटेंस देखते हैं। तो दैट यू फिनिश, हाँ ठीक है, ये तो सही लग रहा। आगे देखिए दैट यू हैड फिनिश्ड, देखिए मैनेजमेंट चाहेगा, तो ये आगे जा रहा है ना, तो फिर ये जिस समय हम मैनेजमेंट चाहेगा उसके पहले ही तो काम नहीं हो सकता ना, क्योंकि हैड फिनिश्ड करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि जिस समय मैनेजमेंट चाहेगा उसके पहले ही काम खत्म हो जाएगा। तो मैनेजमेंट अब फ्यूचर का टारगेट दे रहा है ना, पास्ट का नहीं। फिनिश्ड काम के लिए मैनेजमेंट चाहेगा ये चीज़ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अब ये कंप्लीटेड एक्शन हो जाएगा। अगर हम हैड फिनिश्ड लगाते हैं तो ये कार्य कंप्लीट हो चुका है, सेंटेंस शुरू होने के पहले ही कार्य कंप्लीट हो गया, तो फिर ये नहीं लग पाएगा। तो आई बात तीसरी, दैट यू कुड फिनिश, भैया यहाँ कुड वुड की बात नहीं है, क्षमता नहीं बताई जा रही। इन्होंने कहा कि आप प्रोजेक्ट टाइम के पहले प्रोजेक्ट पूरा कर सकने की क्षमता, तो कुड वुड लगाने के यहाँ कोई चांस नहीं आ रहा है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, मैनेजमेंट चाहेगा कि आप समय के पहले काम पूरा कर लें, तो दैट यू फिनिश आपका ऑप्शन होगा ए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि टू गेट इनटू द बिल्डिंग, मतलब अगर आपको बिल्डिंग में घुसना है, मतलब चोरी से, टिकट लेके नहीं। तो टू गेट इनटू द बिल्डिंग आई विल डिस्गाइज एज अ रिपोर्टर, मतलब भेष बदल कर जाना है। तो डिस्गाइज हो जाता है भेष बदलना, लेकिन एक नियम है कि डिस्गाइज के बाद अगर सब्जेक्ट खुद अपना रूप अपने आप को डिस्गाइज करे, जैसे मैं आपको छुपाऊं तो आई विल डिस्गाइज यू, तो डिस्गाइज के बाद यू दिया हुआ है, लेकिन मैं खुद को छुपा के ले जाऊं तो आई विल डिस्गाइज, तो मी होगा ना, आई विल डिस्गाइज मी। अच्छा आई और मी दोनों एक ही हैं, तो मी की जगह क्या लगाना चाहिए, माई सेल्फ लगाना चाहिए।
तो डिस्गाइज के बाद ये नियम है कि डिस्गाइज के बाद क्या लगता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये बात तय है। तो डिस्गाइज के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ढूंढिए कहाँ पर है, मुझे दिखा केवल यहीं और कहीं पर नहीं दिखा। तो चूंकि डिस्गाइज के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना चाहिए था, इसके इस लिहाज से सी के अलावा इसमें और कोई आंसर नहीं हो सकता। तो ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। और 17 क्वेश्चन आपके सामने लिखा, ही डिनाइड दैट। डिनाइड का मतलब क्या हुआ कि उसने मना कर दिया, उसने इनकार कर दिया। जैसे हम कहें, मान लो ऐसे ही एग्जाम्पल लें, और एग्जाम्पल हम जान रहे हैं कि शाश्वत ये वीडियो जरूर देख रहा होगा। तो मान लो हम ये सेंटेंस ऐसे कहते हैं कि शाश्वत ने मेरी चॉकलेट चुराई थी, और शाश्वत ने कहा कि सर ने मैंने नहीं चुराई थी। तो क्या हुआ, तो शाश्वत ने कहा कि सर मैंने चॉकलेट नहीं चुराई थी, तो ना किया ना। तो ना किया, तो जब यहाँ पर डिनाइड में जब ना कर दिया, तो फिर यहाँ नॉट करने की क्या जरूरत थी, दो दो बार ना करेगा तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर शाश्वत ने दो बार ना किया, अब इसका मतलब क्या हुआ, शाश्वत डिनाइड, शाश्वत ने मना किया कि आई हैड नॉट फोर्स्ड, मतलब अगर शाश्वत ने कह दिया कि शाश्वत ने इनकार किया कि मैंने चॉकलेट नहीं चुराई थी, तो अगर चॉकलेट नहीं चुराने से इनकार करेगा तो साबित हो जाएगा पक्का चुराई थी। तो अब यहाँ तो इनकार करने का सेंस है ना, हाँ करने का नहीं है, क्योंकि निगेटिव इंटू निगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ निगेटिव इंटू निगेटिव करना नहीं है, ये बात गलत होगी। हमें करना है इनकार करने का, तो जब एक बार डिनाइड लग गया तो ये फॉर नॉट नहीं लगना चाहिए, बस एक ही बात है। तो उसने इनकार किया कि उसने मेरी सिग्नेचर की नकल उतारी थी, तो नकल उतारने से इनकार करेगा, ना कि नकल ना उतारने से इनकार करेगा। इसलिए क्या होना चाहिए, हैड फॉर्ज्ड। देखिए वुड नहीं लगेगा, इसमें भी नाट लगा हुआ है, देखिए इसमें भी नाट लगा हुआ है भैया, डिनाइड के साथ नाट हमें लगाना नहीं था, और आपके तीन ऑप्शन में नाट लगे हुए मिल रहे हैं। साफ साफ आंखें मूंद करके काटिए, डिनाइड में निगेटिव है, ये नाट, ये नाट और ये नाट, हो गया कहानी आपकी, बस एक ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है, हो गया काम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ आई प्लेड वेल। ठीक है, अभी कंडीशनल्स में पढ़ाया था, इफ आई प्लेड, इफ आई के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है तो यहाँ क्या लगना चाहिए, वुड। ओह, ये तो देखिए वुड ही लगना चाहिए था ना, तो हैव भी लग गया। अब हैव भी लग गया तो फिर ये गलत हो गया, क्योंकि अगर ये सेकंड फॉर्म है तो यहाँ केवल वुड तक लगना चाहिए था, वुड के बाद विन लग जाता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती। लेकिन जब वुड हैव लगा ही है, तो हम यहाँ थोड़े ना गलत करेंगे, अगर यहाँ वुड हैव लगा ही है तो हमें सुधार कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ करना पड़ेगा। तो आपको पता है ना, जब ये वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा होता है तो इधर क्या लगता है, इधर हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। अब इफ तो पहले लगा ही होगा, खैर ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। तो चलिए ऐसा कोई सेंटेंस ढूंढिए जहां लिखा होगा इफ आई हैड प्लेड वेल। इफ आई हैड प्लेड वेल, तो इफ को अंडरलाइन बोल्ड में किया नहीं गया है, आई हैड प्लेड, आई हैड प्लेड कहाँ मिला आपको, आई हैड प्लेड मिला, ये आपका क्वेश्चन आंसर नंबर बी, आई हैड प्लेड। तो ये वाले तो ऐसे ही मिल जाते हैं भाई, और ये सब प्रीवियस ईयर में इसमें आए गए क्वेश्चन है बच्चा लोग, ये मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चंस मैंने अपने आप से बनाए हैं। मैं पहले भी बताया हूँ कि मैं बैठ के रात रात भर क्वेश्चन बनाता नहीं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जरूर, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा अपने मन से तो आपको पता भी चल जाएगा कि ये क्वेश्चन सर ने बनाया है, ठीक है। तो चलिए 18वां क्वेश्चन तो हो गया, हम लोग 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 19वां क्वेश्चन आया ये आपके सामने, तो ऑप्शन तो बच्चा 3 ही दिख रहा है, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं उसके बाद रोल करेंगे इसको। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है, सिंस द रिकॉर्ड्स आर मिसिंग, चूंकि कुछ रिकॉर्ड कहीं ऑफिस ऑफिस में कुछ दस्तावेज रखे रहे होंगे और वो खो गए हैं। चलिए तब क्या हुआ, द पॉसिबिलिटी ऑफ प्लेइंग मोर देन वन कंपेंसेशन, तो एक ही बात के लिए, फॉर सेम पीस ऑफ लैंड है ना, तो एक ही पीस ऑफ लैंड मतलब एक ही जमीन के लिए एक से अधिक बार कंपनसेशन देने की पॉसिबिलिटी। बताइए, अगर रिकॉर्ड्स खो गए होंगे, दस्तावेज सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए होंगे, तो एक ही जमीन के लिए एक से ज़्यादा बार कंपनसेशन देने की संभावना बढ़ जाएगी घट जाएगी, बढ़ जाएगी ना। हर आदमी आके दावा करेगा हमको आप नहीं दिए हैं, आपके पास कोई कागज ही नहीं है दिए हैं कि नहीं दिए हैं, तो फिर से देना पड़ेगा आपको। तो इसका मतलब हुआ कि अगर रिकॉर्ड्स खो गए हैं तो एक ही ज़मीन के लिए एक से अधिक बार
कंपनसेशन देने की पॉसिबिलिटी, आगे लिखा इन्होंने कैन नॉट बी रूल्ड। कैन नॉट बी रूल्ड क्या, कैन नॉट बी रूल्ड आउट, ये हो गया रूल आउट का मतलब खारिज करना। तो रूल आउट नहीं किया जा सकता, मतलब रूल आउट क्या होता है, खारिज करना, खारिज करना समझ रहे हैं ना। हाँ, तो एक ही लैंड के लिए एक से अधिक बार कंपनसेशन की देने की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में रूल के साथ क्या लगेगा, आउट, और हमारा ऑप्शन होगा ए। देखिए फिक्स प्रीपोजिशन होता है तो उसमें कुछ सोचना वोचना नहीं रहता, वो पक्का होता है कि इसका आंसर यही होना है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने स्क्रीन पर आप देखिए, लिखा हुआ अ कैलस सिस्टम। सिस्टम का मतलब अगर हमारा समाज बहुत क्रूर हो, कैलस का मतलब क्या हुआ, क्रूर और निर्दयी। तो एक क्रूर और निर्दयी सिस्टम जनरेट करता है नथिंग बट अ मिका होप। मिका मोप का मतलब क्या हो जाता है, जैसे अशांति, अव्यवस्था, असंतुष्टि, अराजकता, ये चीज़ आ जाती है। तो ये कह रहे हैं कि एक कैलस, एक क्रूर, एक निर्दयी समाज पैदा करता है अराजकता और कुछ नहीं। तो अब जब समाज कोई चीज़ पैदा करता है तो उसके लिए जेनरेट वर्ड नहीं यूज किया जाता है। जेनरेट बताइए कहाँ यूज किया जाता है, पता है, जेनरेट यूज किया जाता है मशीनों में। ठीक है, कहाँ, मशीनों में। आप मोबाइल में कोड जनरेट करते हैं, लैपटॉप में कोड जनरेट करते हैं, ये मशीन है ना, तो वो जनरेट करेगी। और जनरेटर क्या होता है, बिजली पैदा करता है, तो वो जनरेट करता है। और समाज किसी चीज़ को जनरेट नहीं करता, पैदा करता है। तो पैदा करने के लिए क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए था हमें, प्रोड्यूस यूज़ करना चाहिए था। ठीक है ना, अब डेवलप भी नहीं लगेगा, अच्छी चीज़ के लिए लगता है। डेवलप कब लगता है बताइए, डेवलप होता है जब कोई अच्छी चीज़ का विकास होता है, हम अच्छे ढंग में आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव सेंस में आगे बढ़ते हैं, तो डेवलप लगता है। भैया डेवलप विकास के लिए है, और अपराध के बढ़ने पर थोड़े ना डेवलप लगाया जाएगा भाई। तो डेवलप है, मानता हूँ कि आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ बढ़ जाएगी, हाँ बढ़ने के लिए लगता है, लेकिन अच्छी चीज़ बढ़ने के लिए लगता है। इंड्यूस एक दिन आया था, मैंने कहा था जब हमारे मन के अंदर किसी कोई चीज़, कोई भावना भर दी जाती है, तो ये फीलिंग्स और इमोशंस के लिए ये भी नहीं लगेगा। और जनरेट, मशीनों में कोई चीज़ जनरेट की जाती है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है कि हमारे मन में अशांति पैदा की जाती है, हताशा, निराशा पैदा की जाती है। तो आपके ये हो गए 20 क्वेश्चन, और कल फिर हम मिलेंगे 20 क्वेश्चन नहीं, कुछ कम क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि कल बैंक का क्वेश्चन होगा। और मुझे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सबके सब लोग उसको भी, उस डिस्कशन को भी करिए, अपने थोड़ा लेवल ऊपर उठाइए, काहे भैया भाग रहे हैं। बहुत होगा तो एक दो क्वेश्चन, चार क्वेश्चन गलत ही हो जाएंगे ना, तो गलतियों से भागोगे नहीं, भागोगे तो सीखोगे कैसे। ठीक है, तो उसको भी आप करिए। और हाँ, आप लोग भाई व्यूज बहुत कम कर दिए हैं, क्या बात है, क्या मतलब, कम दिन पढ़ाया जाए क्या। तो आप लोग हमें ये ज़रूर लिखिए और ये हमें बताइए, कारण बताइए, आप लोग कारण बताओ, नोटिस जारी कर रहा हूँ कि व्यूज क्यों घट रहे हैं। कोई गड़बड़ी है तो हमें बताइए, अगर गड़बड़ी नहीं है तो क्या वजह है, आखिर क्यों व्यूज़ घट रहे हैं, क्या दो दो वीडियो एक दिन डाले जा रहे हैं इसलिए घट रहे हैं। अगर इसलिए घट रहे हैं तो ठीक है, क्लास और डिस्कशन दोनों ना डाले जाएं, आप हमको बताना तो चाहिए था आप लोगों को। तो आपके व्यूज़ घटेंगे तो हम डिस्करेज हो जाएंगे। तो ठीक है, चलिए खैर देखते हैं, अभी कुछ दिन तक कोई डिसीजन नहीं लूँगा, मैं ऐसे ही चलता रहूँगा, हो सकता है कोई दिक्कत हो सकता है ईद वीद में आप लोग सेवइयाँ खाने चले गए हों। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कल मिलेंगे हम लोग बैंक के डिस्कशन के साथ। तो ठीक है, तब तक घर पे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।